Hello everyone, welcome to this video. This video is part of our Parakram series जहाँ पर हम most important topics of JIB exam उनको discuss करते हैं. In this session हम chapter 7 economic reforms ये chapter पढ़ रहे हैं. ये chapter से बहुत ज़्यादा questions तो आते नहीं है, but do you know कि इस particular video 10 to 15 minutes के इस video के through आपका एक पूरा chapter complete हो सकता है और उसमें कौन से topic से questions exam में आते हैं उन topics को अच्छे से highlight करके कौन से questions आए उनको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये वीडियो इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपका बहुत टाइम सेव कराने वाली है। तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे IND-IFS का चैप्टर नंबर 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ मॉड्यूल ए जस्ट थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें ज्यादा जो है एफर्ट भी नहीं लगेगा। जहां पर आप एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करते हैं तो कोई भी चीज और अच्छे तरीके से हमें समझ में आती है। तो वेलकम वंस अगेन टू दिस सेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। दिस आर नॉट जस्ट एनी एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फेलियर इनटू थ्री कैटेगरीज एज अंडरलाइंड बाय इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी के द्वारा अंडरलाइन थ्री कैटेगरीज जो हैं इकोनॉमिक फेल्यूर के, उनमें से इन सब में से कौन सा उसमें आता है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। इसके साथ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इन एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पर अगर हम देखें इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो है इंक्रीज कर रहा था इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1991। तो दिस थिंग इज रिलेटेड टू 1991 के टाइम पे जो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, उससे पहले इकोनॉमिक फेल्यूर माना गया था जगदीश भगवती जी के द्वारा जो हुआ था, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। तो व्हाई डिड दिस फेल्यूर हैपन, व्हाट आर द मेन रीजंस? इंटरनेशनल ट्रेड को इंडिया बढ़ा रही थी इसीलिए फेल्यूर हुआ? तो ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं है। ट्रेड बढ़ा रहे हैं तो कैसे फेल्यूर होगा? ओके, दिस शुड बी अ पॉजिटिव पॉइंट। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ट्रेड, प्रोडक्शन, इन सभी पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, तो ट्रेड जो इनवर्ड लुकिंग है, यानी कि हम बहुत ज्यादा किसी और कंट्री के साथ एंगेज ही नहीं करे, ट्रेड ही नहीं करे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी यहाँ पर अधूरे हैं। साथ के साथ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की फंक्शनिंग इनएफिशिएंट थी एट दैट टाइम। तो दीज थ्री आर द main reasons because of which this happened. This is a positive point. Obviously trade बढ़ाएंगे तो failure क्यों होगा? That is the thing. तो 2, 3 and 4 only, B will be the right answer over here. ये सब शुरू हुआ 1980s से, जब इंडिया में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा था। इंटरनेशनली वॉशिंगटन कंसेंसस के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज केम टुगेदर एंड दे सेड कि हमें फॉरेन एंड प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए अपने कंट्री के इकोनॉमी में। तो हमने रेगुलेशन जो है उसे कम किया। जैसे आरबीआई पहले ये भी बताता था कि $1 के सामने कितने रुपीस होंगे, तो दैट वाज द लेवल ऑफ रेगुलेशन दैट रेगुलेटरी बॉडीज एंड गवर्नमेंट हैड इन इंडिया। तो ये चीज को हमने थोड़ा डाइल्यूट किया एंड वी सेड कि ये चीजें अब डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलेंगी। ओके, साथ के साथ वी आल्सो केम फॉर द पार्शियल लिबरलाइजेशन, जहां पर जो लिबरल चीजें हैं, जहां पर अब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स लगता था बाहर कंट्री से कुछ सामान मंगाने में। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू हैव टू पे अ होल लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये काफी जो है नॉन लिबरल तरीका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, तो इनको धीरे धीरे ईज किया गया एंड उसे लिबरलाइजेशन कहा जा रहा है। बट इवन देन एट दैट टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े बिकॉज इश्यूज हो गए थे इंडिया में। ट्विन डेफिसिट, हमारा इंटरनली फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई था। जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना था वो बहुत हाई था, बट इनकम कम हो रहा था। तो ये एक डेफिसिट इसे कहते हैं, जिसे फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट का डेफिसिट। साथ के साथ इंडिया एक्सटर्नली भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स का अर्निंग्स इतना है तो हमारे इंपोर्ट्स का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा होता था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब एक्सपोर्ट्स जो है और भी रिड्यूस हो गए बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स मेजरली रशिया के साथ ही थे। यूएसएसआर था रशिया उस टाइम पर, और यूएसएसआर 1991 में ही ब्रेक डाउन हुआ। और इंपोर्ट हम करते थे ऑयल, तो ऑयल का प्राइसेस बढ़ गए बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर। तो इम्पोर्ट का जो कॉस्ट है हमारा और भी ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से डेफिसिट जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया।
ओके, डू यू गेट इट? तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस। इतना डेफिसिट होने के वजह से इंडिया में जो डॉलर्स है और मनी है वो काफी कम हो गया था, मेनली डॉलर्स। हमारे पास इतने पैसे बच गए थे 2 to 3 weeks ऑफ ऑयल खरीदने के बस। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट नॉर्मली 3% से ऊपर जाए तो बहुत हाहाकार हो जाता है, 8.4% था। इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर जाए तो बहुत हाहाकार हो जाता है, 11.3% था एट दैट टाइम। और हम IMF के पास गए कि भाई हमें थोड़े से पैसे दे दो, डॉलर्स दे दो। तो IMF ने कहा भाई यू हैव टू कम अप विद सर्टेन रिफॉर्म्स 1991 में, एंड वी केम अप विद द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आफ्टर दिस। और इस चीजों से रिलेटेड जगदीश भगवती जी ने ये कहा कि इकोनॉमिक फेलियर हुए कि क्यों है, 3 कैटेगरीज में। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, सारा कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही ले रही है और प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर को तो अलाउ ही नहीं कर रही है। ट्रेड भी इनवर्ड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत खराब है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिस पर इतना नाज है आपको, वही अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ओके, सो कैसे होगा? इकोनॉमिक फेलियर तो होगा ही होगा, राइट? तो दैट वाज द थिंग। नौ जून 2024 में ये क्वेश्चन आया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और अदर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमिटी 1 और 1991-92 में जो फॉर्म हुई थी। ठीक है, कैपिटल एडेक्वेसी नॉर्म्स के एडेक्वेट कैपिटल जो बैंक है वो मेंटेन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो SLR, यस, रिजर्व्स का रिडक्शन करना चाहिए। डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो RBI ही बताता था कि कैसे क्या होना चाहिए, बट इस चीज को डीरेगुलेट करके अपने हिसाब से जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको अलाउ करना चाहिए कि वो खुद ही सेट कर सके क्रेडिट डिलीवरी, यानी कि जो लोन्स है उसकी डिलीवरी का प्रोसेस और भी बेटर बन सके। ओके, तो ये सारी चीजें एक्चुअली रिकमेंड की गई थी बाय नरसिम्हन कमिटी 1 1991 में। तो जब 1991 में ये इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आया था, फिर एक कमिटी बिठाई गई थी नरसिम्हन जी के अंडर, और उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। स्पेसिफिकली बैंक्स से रिलेटेड रिकमेंडेशंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंड ये चारों ही करेक्ट हैं। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। तो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड ये कमिटी ने कहा था कि डिपॉजिट्स में ग्रोथ होना चाहिए, और जब भी ऐसा कोई इश्यू आ रहा है, बैंक्स भी फेल होने के वर्ज पे चले गए थे एट दैट टाइम, तो जब भी ऐसा कुछ बैंक्स, तो जब भी ऐसा इश्यू आ रहा है, दे शुड मेंटेन सम कैपिटल सो दैट ऐसे सिचुएशन को वो संभाल सके। साथ के साथ रिजर्व्स में रिडक्शन होना चाहिए, जो भी रिजर्व्स है CRR SLR, इनको बहुत ज्यादा लेवल पे मेंटेन करने को कहा जाता है। तो बैंक को जो भी डिपॉजिट आता है उसमें से 50-60% आप रिजर्व में मेंटेन कर रहे हो, बाकी पैसा आप लोन में दे रहे हो, तो ऐसे तो बैंक का लॉस ही होगा। इतना सारा रिजर्व मेंटेन करेंगे तो इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं है। लेंडिंग रेट्स को डीरेगुलेट किया जाए, यानी कि बैंक्स खुद ही डिसाइड कर पाए कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट, जहां पर लोन्स देने का पूरा प्रोसेस और बेटर हो, सुपरवाइजरी सिस्टम बेटर हो, न्यू प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मर्जर एक्विजिशन। और इसके साथ साथ डिफरेंट कमिटीज को बिठाया गया था विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट जो है मैंडेट। चक्रवर्ती कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी पे, पद्मनाभन कमिटी रिव्यूइंग बैंक सुपरविजन, वर्मा कमिटी वीक बैंक से रिलेटेड, RH खान कमिटी रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स का हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सो यू कैन रिमेंबर। अब सेकंड फेज में फिर से नरसिम्हन कमिटी को बिठाया गया था। वेरियस जो रिफॉर्म्स है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर, प्रूडेंशियल, सुपरवाइजरी, मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल, लीगल, टेक्नोलॉजी, ये सबसे रिलेटेड रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए थे। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। चक्रवर्ती कमिटी 1985, अगर हम देखें, दिस कैन बी मैच टू व्हाट? मॉनेटरी पॉलिसी। नरसिम्हन कमिटी, ये किससे मैच कर सकते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। पद्मनाभन कमिटी बैंक सुपरविजन, RH खान कमिटी ये हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछले स्लाइड पे देख रखा है, राइट? तो वी कैन मैच इट इन दिस मैनर। तो A1 B3 C2 D4 B should be the right answer. Now one more question to you, जिसके साथ ये जो चैप्टर है इसकी काफी डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कर चुके होंगे। जैब में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, which among the following is correct with respect to CAMEL's framework for banks? ठीक है, C for capital adequacy, ये जो फ्रेमवर्क है इसके थ्रू बैंक्स को चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, किस तरीके से ये खरे उतर रहे हैं, and what is their performance, ranking, everything. C for capital adequacy, A for asset quality, M for money and E for earnings. ठीक है, तो ये चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा यहाँ पर जा रहा है। तो अगर हम देखें, M for ये मनी इज नॉट द राइट वन। ठीक है, M for होना चाहिए यहाँ पर द मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, उसके बेसिस पर बैंक्स को असेस किया जा रहा है, दीज आर द पैरामीटर्स कैमल्स में।
तो C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है, अर्निंग्स एंड यहाँ पर जो है L एंड S सर्विस किस तरीके का दिया जा रहा है, लिक्विडिटी, ये हमारे जो है पैरामीटर्स है बैंक्स को असेस करने के लिए कैमल्स फ्रेमवर्क के थ्रू, और फिर बैंक्स को इस तरीके से असेस करके रैंक भी किया जाता है। तो M ये गलत है, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअली इनकरेक्ट था, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है? तो M इज रॉन्ग, तो M C विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है? तो ये रिफॉर्म्स हम देख चुके हैं। अब सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स यहाँ पर नसीमन कमिटी 2 के द्वारा थोड़े सजेस्ट किए गए थे कि बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन आरबीआई लेकर आया कि जो सुपरवाइज किया जा सके। एक तो रेगुलेशन है जहां पर आरबीआई टेल्स की बैंक्स कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करेंगे, और अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के विपरीत अगर कोई जा रहा है तो सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। ये सुपरविजन आरबीआई का बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस के द्वारा कराया जा रहा है। ओके, ये मंथली एक बार मीट होते हैं, एंड कैमल्स रेटिंग सिस्टम के थ्रू ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो बैंक्स को रेट करता है। कौन से पैरामीटर्स पे? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, ठीक है? तो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एम फॉर जो वो दिया हुआ था दैट वाज रॉन्ग। ऑडिटिंग गवर्नेंस रिलेटेड भी और चीजें सजेस्ट की गई हैं। एंड दिस वाज वन क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ, which among the following has written the book The Leveling, What's Next After Globalization? So the correct answer of this is Michael O'Sullivan, B. ठीक है? If you want to ace JIB exam and clear all the 4 components in one attempt, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है चारों components से related, short recorded videos, short notes, कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जा रहा है मास्टर कोर्स में। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस के थ्रू आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? एंड JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी इस कोर्स पे मिल रहा है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स जिसके थ्रू लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी नोट्स, एमसीक्यूज सब कुछ अवेलेबल है। सो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट भी 80 to 85% इसमें मिल रहा है, सो यू कैन अवेल इट क्विकली। If you have any other queries, call on this number or drop a mail at hello@edutime.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.